हाय एंड हेलो एवरीवन। इस लेक्चर के अंदर अपन एक्सरसाइज 6.3 कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, जहां पे आपको कुछ रिलेशंस दिए थे। वो रिलेशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं, वो अपन ने क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था। कैसे सॉल्व किए थे अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 के प्रॉब्लम, जो आपको रिलेशन दिए थे जिसको एक्सप्रेशन बोला था, उस एक्सप्रेशन के हिसाब से अपन ने जितने अपने पास में डेरिवेटिव्स के अंदर जो ऑर्डर थे, उस ऑर्डर से अपने क्या किया, उसको डिफरेंशिएट किया और फिर कभी लेफ्ट हैंड साइड लेके अपने राइट हैंड साइड शो किया, या कभी उसको सॉल्व करते करते अपने को जो प्रूव करना था, द गिवन रिलेशन और द गिवन एक्सप्रेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आज अपन क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपको, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिए हुए है और उस पे से अपने क्या निकालना, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए मेथड अपने हाथ में, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2 वी यूज द मेथड, दैट मेथड इज नोन एज वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो अपने पास में यहाँ पे जो वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे मेरे पास में एक्स और वाई ऐसे दो वेरिएबल है, तो वो दोनों वेरिएबल को क्या करूंगा, मैं सेपरेट करूंगा। यानी एक टर्म पूरी एक्स वेरिएबल की आएगी और एक टर्म किसकी आएंगी, वाई वेरिएबल की आएंगी। दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, है ना। या फिर एक इक्वल टू के इधर पूरा एक टर्म एक्स वेरिएबल करेगा, इधर वाई वेरिएबल रहेगा, इधर वाई या इधर है। तो किसी भी तरीके से अपने को वेरिएबल क्या करना है, सेपरेट करना है। और वेरिएबल सेपरेट करने के बाद में अपन क्या करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, सो ऑल द प्रॉब्लम ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड या वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ओके, अब देखिए इसको वेरिएबल को सेपरेट कैसा करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। कौन सी मेथड ध्यान में रखोगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो इसको लिख दिया मैंने, dy बाय dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर गिवन। ओके, ये वाली टर्म इधर लेके आता हूं, 1 प्लस वाई स्क्वेयर इसके नीचे आ जाएगा और ये इधर चल जाएगा, क्योंकि दो ही वेरिएबल पे रथ में, एक वेरिएबल एक्स है और एक वेरिएबल वाई है। तो ये वाली टर्म्स यहां लिख लूंगा, इसको इधर लेके चल जाऊंगा एंड ये हो गया dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है। इस टर्म में देखो पूरे y हैं और इधर वाले टर्म में पूरे कितने x है, यानी दोनों टर्म्स में क्या है, वेरिएबल क्या हो गए, सेपरेट हो गए। दिस टर्म हैविंग द वेरिएबल y, दिस टर्म हैविंग द वेरिएबल x। ओके, दोनों के अंदर कोई भी मिक्स नहीं है, तो इसको बोलते हैं अपन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। यहां लिख देंगे अपन, दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल, दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। कौन से फॉर्म में आ गया ये, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ओके, जब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ जाता है, उसके बाद में क्या करते हैं अपन, फिर इंटीग्रेटिंग। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, so integration dy upon 1 plus y square equal to integration dx upon 1 plus x square। अब ये काय में आ गया, 1 upon 1 plus y square, dy यहां लिख देंगे साइड में, ये क्या हो जाएगा 1 upon 1 plus y square। तो ये देखो 1 upon 1 plus y square किसके डेरिवेटिव में आता, तो 1 upon 1 plus y square या 1 upon 1 plus x square। तो 1 upon 1 plus x square इट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, 1 upon 1 plus x square। तो इसीलिए 1 upon 1 plus x square का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। यहाँ पे क्या है, y है, तो ये किसका, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y। tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x और c बोले तो आपका इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। क्या किया है अपने देखा कि इंटीग्रेशन 1 upon 1 plus x square,
तो 1/1 plus x square, it is the derivative of tan inverse x. That's why the integration of this term is tan inverse x. Similarly, integration of this term is tan inverse y. ओके, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, ये हो गया माइनस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू c, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू c डैश, sin c डैश इक्वल टू माइनस c. माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस सी हो जाएगा, तो माइनस सी की जगह क्या लिख दिया मैंने, सी डैश लिख दिया. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. यहाँ लिख देंगे दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन. आखिर में ये मेथड सबसे ज्यादा जरूरी है. कौन सी मेथड है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. जो भी आपको दिया हुआ रहेगा उस इक्वेशन को क्या करना है, आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना है, और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाने बाद में इंटीग्रेटिंग करना है. और जिस तरीके से अपन इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं कि गिवन टर्म्स किसका डेरिवेटिव है, वो उसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन. ओके, अब चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 2 पे. सेकंड नंबर के प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, लॉग dy by dx इक्वल टू ट्वाइस x प्लस 3y. ओके, सॉल्व करना है, लिख लो पहले ये वाले dy by dx इक्वल टू ट्वाइस x प्लस 3y गिवन. ओके, क्या करना है आपको, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में. अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में मतलब dy बाई dx में से अपने को एक वेरिएबल बाहर करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाहर कौन है, लॉग. इसका मतलब पहले यहां से लॉग अपने को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा. जब तक ये लॉग एलिमिनेट नहीं होगा तब तक ये बाहर नहीं कर सकते. यानी यहां से वेरिएबल सेपरेबल लाने के लिए अपने को ये लॉग को पहले क्या करना पड़ेगा, यहां से एलिमिनेट करना पड़ेगा. अब लॉग को एलिमिनेट करना है तो डेफिनेशन ऑफ लॉग की. So by the definition of log, we can write it as dy by dx equal to e raised to the power 2x plus 3y. ये log की डेफिनेशन है कि अगर इधर से log अगर गायब हो जाता है तो यहाँ क्या आएगा, e raised to the power आएगा. ये log गायब हो गई, यहाँ पे जो भी टर्म्स रहेगी वो टर्म्स कहाँ चली जाएंगी, e raised to the power में चले जाएगी. ओके, अब इसको सेपरेट कर देते हैं. ये हो गया dy by dx इक्वल टू e raised to the power 2x into e raised to the power 3y. अपने को मालूम है कि जब बेस अगर सेम रह गया तो पावर का क्या होता है, एडिशन. देखिए बेस सेम है, बेस सेम है, पावर का एडिशन करो तो कितना बन जाएगा, 2x प्लस 3y. तो e raised to the power 2x प्लस 3y को अपन इस फॉर्मेट में लिखेंगे. ये सब अपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने को वेरिएबल क्या करना है, सेपरेट करना है. तो ये dy बाई dx अपने को सेपरेट करना था, इसलिए यहां से log निकाल दिया. बाय द डेफिनेशन ऑफ log वी कैन राइट इट एज dy बाई dx इक्वल टू e रेज टू द पावर 2x प्लस 3y. अब क्या करूंगा मैं, e रेज टू द पावर 3y को इधर लेके आता हूं, dx को इधर भेज दूंगा, तो ये ऐसा दिखेगा फिर dy अपॉन e रेज टू द पावर 3y. इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर डिवाइड में आएगा, e रेज टू द पावर 2x इंटू dx. इधर डिवाइड में इधर कहां चले गया, मल्टीप्लाई में चले गया. तो क्या किया, dy अपॉन e रेज टू द पावर 3y इक्वल टू e रेज टू द पावर 2x इंटू 2x. अब देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल है पूरे y से है, यहाँ पे पूरे वेरिएबल कौन थे, x में है, तो दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. यहाँ पे लिख देंगे अपन दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. आप पूरा लिखना, शॉर्टकट में लिखना मत. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, तो वैसे आपने लिखना दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आने के बाद में क्या है, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, दोनों साइड से क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन करना है. तो दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड. अब उसका क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेशन लेंगे.
सो इंटीग्रेशन dy अपॉन e रेज टू द पावर 3y इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर 2x dx। e रेज टू द पावर 3y को ऊपर लेके चले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो e रेज टू द पावर माइनस 3y dy इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर 2x dx। इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर f ऑफ x, तो इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर f ऑफ x कितना होता है, e रेज टू द पावर f ऑफ x अपॉन डेरिवेटिव्स ऑफ f ऑफ x। e रेज टू द पावर f ऑफ x इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर f ऑफ x, क्या फॉर्मूला है इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर f ऑफ x का, e रेज टू द पावर f ऑफ x अपॉन f डैश x। डेरिवेटिव रहता तो f डैश x सामने आता, इंटीग्रेशन है तो f डैश x नीचे आएगा, इक्वल टू e रेज टू द पावर f ऑफ x। सो e रेज टू द पावर f ऑफ x अपॉन डेरिवेटिव्स ऑफ f ऑफ x, तो 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2 प्लस c। ओके, यहां पर 3 है, ये 3 इधर भेज दो, 2 इधर भेज देंगे, तो ये जब 3 इधर चल जाएगा तो ये 3 दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, यानी क्या बन जाएगा मेरे पास में 2 यहां पे लगा देते अपन, या फिर सीधा सीधा मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 6। 3 और 2 इनका मल्टीप्लिकेशन कितना था 6, तो मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 6, मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 6। 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6 इंटू e रेज टू द पावर माइनस 3y अपॉन माइनस 3 इक्वल टू 6 इंटू e रेज टू द पावर 2x अपॉन 2 प्लस 6c। इसको सॉल्व कर दिया तो डिवाइड हो गया तो कितना हो गया माइनस 2 e रेज टू द पावर माइनस 3y, 3 e रेज टू द पावर 2x प्लस 6c। ओके, इस टर्म को उधर ट्रांसफर कर देंगे, ये वाले टर्म उधर ट्रांसफर किया तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, बनेगा ना, ये वाले टर्म्स का उधर ट्रांसफर कर दो तो क्या होगा पॉजिटिव। अब इसका आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इक्वेशन कैसे फॉर्म में लिखना है। आप ये वाले टर्म को भी इधर ला सकते हैं, ये वाले टर्म को भी इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको इधर ट्रांसफर किया तो कितना हो गया माइनस 3 e रेज टू द पावर 2x माइनस 2 e रेज टू द पावर माइनस 3y इक्वल टू 6c। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा आपके पास में 3 e रेज टू द पावर 2x प्लस 2 e रेज टू द पावर माइनस 3y इक्वल टू माइनस 6c। सो दैट इज 3 e रेज टू द पावर 2x प्लस 2 e रेज टू द पावर माइनस 3y इक्वल टू c डैश, सिंस c डैश इक्वल टू माइनस 6c। ये आपका सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड solution, this is the required solution। ओके, समझ में आ गया। सबसे पहला काम क्या था कि आपको ये टर्म सेपरेट करना था, ये टर्म सेपरेट उसी समय होगा जब यहां से लॉग क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। लॉग यहां से निकालने के लिए लॉग की डेफिनेशन यूज कर दिया अपने, dy बाय ds इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो भी टर्म्स रहेंगी वो क्या हो जाएगा e का पावर हो जाएगा। फिर उसको सेपरेट कर दिया, वेरिएबल सेपरेट फॉर्म में इंटीग्रेशन ले लिया, इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर f ऑफ x वाला फॉर्मूला क्या किया अपन यूज किया, और बाद में ये जनरल सॉल्यूशन के लिए अपने क्या किया उसको मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 6, ये दोनों का एलसीएम। ओके, अब बहुत से जगह प्रॉब्लम आता है कि सर पेपर पीछे जो आपका आंसर दिया उसमें तो यहाँ सी दिया हुआ है, आपने सी डैश लिखा, तो क्या होता है कि अगर ये जो यहाँ पे जो मैंने सी लिखा अगर आप इसको सी डैश कर देंगे, सी डैश सी डैश सी डैश सी डैश, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा सी डैश आ जाएगा, फिर सी इक्वल टू क्या लिखोगे आप सी इक्वल टू माइनस 6 सी डैश, है ना, क्योंकि इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट तो उसका कुछ फर्क गिरेगा नहीं, क्योंकि ये पूरी टर्म्स क्या हो गई कांस्टेंट टर्म हो जाती है। तो आपने सी डैश लिखा तो भी चलेगा, और आपको टेक्स्ट बुक के हिसाब से सी अगर होना होगा तो आप पहले से ही यहाँ से क्या लिखते लाना सी डैश, और फाइनल इसमें स्टेप में क्या लिखना सी इक्वल टू जो भी आपका एक्सप्रेशन यहाँ आएगा वो वहां पे लिख देना, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का प्रॉब्लम नंबर 1 और प्रॉब्लम नंबर 2 क्या किया आपने सॉल्व किया। कोणते बेसिस पे सॉल्व किया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म,
बाद में इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, और इंटीग्रेशन एकदम सिंपल इंटीग्रेशन इसके अंदर आने वाले हैं। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 3 के तरफ। थर्ड नंबर का प्रॉब्लम, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। चलिए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेके आते हैं। तो y इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसको ही मैंने गिवन बोल दिया। y इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई को इधर लेके आता हूं, सो y अपॉन डी वाई इक्वल टू एक्स अपॉन डी एक्स, वाई अपॉन डी वाई इक्वल टू एक्स अपॉन डी एक्स। ये वाली लेफ्ट हैंड साइड में पूरे y वेरिएबल है, राइट हैंड साइड में पूरे कौन से है, डी एक्स यानी एक्स वेरिएबल है। अब इसको पहले मैं इन्वर्टेंडो लगा देता हूं, क्योंकि मुझे क्या होना, डी वाई अपॉन वाई होना, तो इन्वर्टेंडो अप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। क्या किया मैंने, इसको इन्वर्टेंडो अप्लाई कर दिया, तो क्या मिला मुझे, डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में तो है ही, तो लिख देंगे अपन दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो इसका ही मतलब क्या करना है आपको, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया कि सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन जरूरी है, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, सो इंटीग्रेशन dy अपॉन वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x। अब ये dy अपॉन वाई बोले तो 1 अपॉन वाई हो गया, यहां पर भी dx अपॉन x बोले तो 1 अपॉन x हो गया। अब ये देख लीजिए कि 1 अपॉन x किसका डेरिवेटिव है, 1 अपॉन x इट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x, तो इसीलिए 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x। 1 अपॉन x किसका डेरिवेटिव है, log x का, करके उसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, log x। यहाँ पे y है तो इधर क्या हो जाएगा, log y। तो इसको लिख दिया मैंने log y इक्वल टू log x। समझ में आ रहा है ना, इंटीग्रेशन एकदम सिंपल है बिल्कुल। 1 upon x it is the derivative of log x, that's why integration of 1 upon x is log x. Similarly here 1 upon y it is the derivative of log y, so integration is log y plus। अब यहां ध्यान रखिए, अभी तक अपन ने दोनों प्रॉब्लम सॉल्व किए, वहां पे अपन इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्या लिखते थे, c लिखते थे। इंटीग्रेशन के अंदर भी अपन ने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए, इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या लिखा अपन ने, c लिखा। यहां पे क्या करना है, यहाँ पे अगर ये दोनों टर्म लॉग में आती है, मतलब यहाँ पे जो अपन आंसर फाइंड आउट करेंगे उसमें अगर ये सभी टर्म्स में अगर लॉग है, जैसे यहाँ पे 2 टर्म्स थी, इसका दोनों का आंसर क्या में आ गया, लॉग में आ गया, तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जो है वो भी क्या में लेना, लॉग में ही लेना। ये स्टेप को मार्क करके रखना कि क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने आपको। यहाँ पर जो अपने इंटीग्रेशन निकाला वो दोनों इंटीग्रेशन अगर लॉग में आते हैं, यानी यहाँ पर जितने भी टर्म्स है वो सभी टर्म्स का आंसर अगर लॉग में आता है, तो आपका इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जो है वो क्या रहेगा, log c रहेगा। ऑल द टर्म्स हैविंग द आंसर इन टर्म्स ऑफ log मींस देयर इंटीग्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ log, देन द इंटीग्रेशन कांस्टेंट इज आल्सो log। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी क्या है, log में आएगा। ओके, दूसरी बात, अगर एक log में आ रहा है और दूसरा log में नहीं आ रहा है, तो फिर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सिर्फ c आएगा। पूरी टर्म्स लॉग में आती है तो ही इंटीग्रेशन कांस्टेंट लॉग में आएगा। दो में से एक लॉग में आ रहा है, समझ लो इसका लॉग में आ रहा है, इसका नहीं आ रहा, तो c ही आएगा। ये लॉग में आ रहा है, ये नहीं आ रहा, तो क्या आएगा, c आएगा। दोनों नहीं आ रहे तो भी क्या आएगा, c आएंगे। लेकिन जितने भी टर्म्स प्रेजेंट है वो सभी टर्म्स का इंटीग्रेशन अगर लॉग में आ रहा है, तो आपका इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी क्या रहेगा, लॉग ही रहेगा। इफ ऑल द टर्म्स हैविंग द इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ लॉग, देन द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट इज log c। सभी टर्म्स होना, यहाँ पे जैसे 2 है तो दोनों लॉग में आ गई, कभी कभी आपको 3 टर्म मिलेंगी, तीनों लॉग में आने को होना, तो ही फिर वो क्या रहेगा, log c रहेगा। नहीं तो हमेशा की तरह क्या लेना, c लेना। तो ये स्टेप को ध्यान में रखना। ओके, चलिए अब आप इसको इधर ले लेते हैं। ये हो गया मेरे पास में log y माइनस log x इक्वल टू log c, log a माइनस log b, तो हो गया log a अपॉन b
इक्वल टू लॉग सी, दोनों तरफ से लॉग हटा दो, दोनों तरफ से लॉग हटा दिया तो क्या मिल गया, y अपॉन एक्स इक्वल टू सी। ये आपका आंसर। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आप चाहे तो ये x को इधर भी ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में मेन क्या था कि दोनों आंसर लॉग में आ रहे हैं तो वो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी क्या में रहेगा, लॉग में रहेगा। ओके, चलिए प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 4 में आपको दिया हुआ है sec स्क्वायर x इंटू tan y dx, sec स्क्वायर x इंटू tan y dx प्लस sec स्क्वायर y इंटू tan x dy इक्वल टू 0। ओके, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है ना। आप इस टर्म को इधर भी ले जा सकते हैं, यहां पर भी रखा तो भी चलेगा। सिंगल टर्म है और ये आपकी दूसरी टर्म है, फर्स्ट टर्म, और ये क्या है, सेकंड टर्म। अब फर्स्ट टर्म में देखो ये tan y ज्यादा का है, और ये जो सेकंड टर्म है इधर कौन है, tan x एक्स्ट्रा है। अब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वाली टर्म यहीं पर ही रखना है तो आपको करना पड़ेगा डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय tan y इंटू tan x। तो यहाँ पे tan y tan x से डिवाइड करोगे तो tan y कट जाएगा, tan x आ जाएगा। इधर भी वैसे ही करोगे तो tan x कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, tan y आ जाएगा। यानी ये वाली टर्म पूरी x की हो जाएगी और ये वाली टर्म पूरी किसकी हो जाएंगी, y की। ये एक तरीका। अगर वैसा नहीं करना है तो आप ये वाली टर्म को इधर ट्रांसफर कर दो, ये वाली टर्म को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। सिर्फ अपने को क्या होना, वो वेरिएबल सेपरेबल में आने को ना, यानी ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो यहाँ इस टर्म में एक वेरिएबल होना आइदर x और y, या उधर क्या होना x और y। तो मैं उस वाली टर्म को उधर ट्रांसफर कर देता हूं। तो sec स्क्वायर x इंटू tan y dx इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर y tan x dy। अब देखिए इधर x है, ये एक्स्ट्रा है तो इसको इधर भेज दो। यहां पर y और y है, ये एक्स्ट्रा है तो इसको इधर लेके जाओ, ये इसको इधर भेज देंगे और ये वाले टर्म को इधर लेके आएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन tan x dx माइनस sec स्क्वायर y अपॉन, ये उधर चले गया तो tan y हो गया dy। ये वाली टर्म इधर चल जाएंगी तो अपॉन में आ गया, मल्टीप्लाई में तो क्या आएगा, अपॉन में आएगा। अब ये पूरा x में है और ये पूरी टर्म्स क्या में है, y में। दिस टर्म लेफ्ट हैंड साइड इज ऑफ वेरिएबल x, राइट हैंड साइड इज ऑफ वेरिएबल y। फिर क्या करेंगे अपन, दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, दोनों साइड का क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपॉन tan x dx माइनस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy। tan x का डेरिवेटिव ऊपर है, tan x उसका डेरिवेटिव क्या है, sec स्क्वायर x, नीचे जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव है। तो फिर अपने पास में इंटीग्रेशन में कोरोलरीज है, ये वाली कोरोलरीज अपने पास में इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन f ऑफ x dx दैट इज इक्वल टू log ऑफ f ऑफ x प्लस c। यहां पर जो टर्म्स है उसका ऊपर क्या होना, डेरिवेटिव। तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, tan y का डेरिवेटिव sec स्क्वायर y, नीचे जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, यानी कौन सी कोरोलरी हो गई, log ऑफ f ऑफ x। तो क्या हो जाएगा फिर इसका इंटीग्रेशन, log ऑफ tan x इक्वल टू
नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, तो यहां पर भी कोरोलरीज होंगी, लॉग tan y प्लस नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है लॉग tan x, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है लॉग tan y विद द हेल्प ऑफ दीज कोरोलरीज। अब देखो दोनों के आंसर लॉग में आ गए, ये टर्म उसका भी आंसर लॉग में है, इधर वाले टर्म का भी आंसर क्या में है, लॉग में है। जब दोनों लॉग में आ गए, जैसे यहां पर भी इसका भी आंसर लॉग में आया था, इसका भी आया, तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्या दिया था, लॉग सी लिया था। तो उसी तरीके से दोनों जगह लॉग है, तो आपका जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट रहेगा वो भी क्या रहेगा, लॉग सी रहेगा। ये वाले टर्म को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, लॉग tan x प्लस लॉग tan y इक्वल टू लॉग सी, लॉग a प्लस लॉग b, लॉग a इंटू b, सो लॉग a इंटू b। जैसे यहां पे क्या हो गया था, log a माइनस log b, तो log a अपॉन b, ये क्या है, प्लस साइन है, log a प्लस log b, तो log a इंटू b इक्वल टू log c। दोनों तरफ से log कैंसिल हो गए, तो क्या रहेगा फिर आपके पास में, tan x इंटू tan y इक्वल टू c। सो दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन लिखा तो भी चलता, सिर्फ सॉल्यूशन लिखा तो भी चलेगा, दोनों का मतलब एक ही है। तो दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ध्यान में दोनों के अंदर मेन आपको समझ गया कि इंटीग्रेशन लॉग में आ गया करके, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी काय में लेना पड़ता है, अपने को लॉग में लेना पड़ता है। में एकदम सिंपल प्रॉब्लम है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि प्रॉब्लम को पहले ऑब्जर्व करो, प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करने के बाद में अब अपन उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कैसे लाते हैं वो देखो, फिर उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेने आने के बाद में इंटीग्रेशन, और फिर सिंपल इंटीग्रेशन आपको क्या करना है, यूज करना है। इससे भी ज्यादा बड़े बड़े कॉम्प्लिकेट वाले अपने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर देखे है, उसके कंपैरिजन में ये इंटीग्रेशन कैसा है, बहुत आसान है। तो ये दोनों का इंटीग्रेशन इस कोरोलरी से अपन ले लिया और फिर लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके उसको क्या किया, सिंप्लीफाई किया। टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी मूव ऑन द प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5, cos x cos y dy माइनस sin x sin y dx, इसको इधर लेके चले जाओ जैसे पिछले प्रॉब्लम में अपन ने किया था। तो क्या हो जाएगा, ये cos x इंटू cos y dy इक्वल टू sin x इंटू sin y dx। ओके, ये दोनों टर्म सेम है, cos x एक्स्ट्रा है तो cos x को इधर लेके जा, यहां पर कौन एक्स्ट्रा है, sin y, तो sin y को इधर लेके आ जाएंगे, cos x इधर भेज दो और sin को इधर लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा फिर ये cos y अपॉन sin y dy इक्वल टू, एक्स्ट्रा है ना, इधर कौन है x, एक्स्ट्रा कौन है sin y, जो एक्स्ट्रा है उसको इधर लेके आ गए, यहां पे मल्टीप्लाई में, यहां डिवाइड में चले गए। इधर कौन है अपने पास में, साइन है, इधर कौन एक्स्ट्रा है, कॉस, कॉस को भेज दो तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डीएक्स। सिंपल है, जो एक्स्ट्रा है उसको भेज देना, कॉस एक्स एक्स्ट्रा है इधर चले गया, साइन वाई एक्स्ट्रा है इधर आ गया। अब ये साइड में लेफ्ट हैंड साइड में पूरे वेरिएबल वाई है, राइट हैंड साइड में पूरे वेरिएबल क्या है, एक्स है, एंड ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हो गया। सो दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। आपको ये पूरा लिखना है, इस तरीके से शॉर्टकट लिखना मत। तो दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, दोनों साइड का क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन करना है। सो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेशन cos y अपॉन sin y dy इक्वल टू इंटीग्रेशन sin x अपॉन cos x dx। cos y अपॉन sin y कितना होता है, cot y होता है,
साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स दैट इज tan एक्स। एक्चुअली पहले ही कर लेना था लेकिन वो अभी ध्यान में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos y अपॉन साइन y दैट इज cot y। साइन अपॉन कॉस कितना होता है tan। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट, कॉट का इंटीग्रेशन क्या है लॉग ऑफ साइन, याद है ना। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट दैट इज लॉग ऑफ साइन। देखो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है ना साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या है कॉस। नीचे जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव ऊपर है तो नीचे वाले टर्म्स का डेरिवेटिव ऊपर आता है तो लॉग एफ ऑफ एक्स, लॉग साइन वाई। या इंटीग्रेशन ऑफ कॉट क्या होता है लॉग साइन। इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स लॉग सेक एक्स। फॉर्मूले लर्न होना बहुत जरूरी है। डेरिवेटिव्स बोलो, इंटीग्रेशन बोलो, कोई भी टॉपिक अगर रहेगा तो सभी जगह फॉर्मूलेस पता होना चाहिए। ओके, अगर मुझे इंटीग्रेशन ऑफ tan x नहीं मालूम तो मैं सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा आगे। इंटीग्रेशन ऑफ cot x नहीं मालूम तो फिर ये लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा कि नीचे जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव ऊपर है करके log f ऑफ x होता है और यहाँ पे f ऑफ x बोले तो कौन है sin y है। इंटीग्रेशन ऑफ tan x इसको भी ऐसा करते हैं नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आएगा तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, इधर माइनस लगाना पड़ेगा, फिर रेसिप्रोकल में cos आएगा, नीचे लेंगे तो क्या होगा sec। उतनी झंझट करने से बेहतर है कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x का फॉर्मूला ही लर्न कर लो। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या है log ऑफ sec x। अब देखो दोनों तरफ log आ गया, इसका मतलब आपका जो कांस्टेंट रहेगा वो भी काय में रहेगा log में ही रहेगा। ओके, इसको इधर ले लेते हैं, ये हो गया log sin y माइनस log sec x इक्वल टू log c, log a माइनस log b तो log a अपॉन b, log a अपॉन b, log a माइनस log b तो log a अपॉन b इक्वल टू log c। दोनों तरफ का log हटा दिया, log जब हट जाएगा तो क्या रहेगा sin y अपॉन sec x इक्वल टू c। फिर अपने को मालूम है 1 अपॉन sec x कितना होता है cos x होता है, ये हो गया cos x इंटू साइन y इक्वल टू c। 1 अपॉन sec x दैट इज इक्वल टू cos x इंटू साइन y इक्वल टू c। ओके, ये हो गया आपका आंसर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड solution. This is the required solution. ओके, पिछला जो अपने प्रॉब्लम नंबर 4 जो सॉल्व किया था सेम उसी तरीके से ये प्रॉब्लम क्या करना है आपको सॉल्व करना है। ओके, अब चलेंगे हम आगे अपन प्रॉब्लम नंबर 6 के तरफ। क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम नंबर 6 में dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस के where k इक्वल टू कांस्टेंट, k इक्वल टू क्या दिया हुआ है कांस्टेंट। ओके, चलिए वेरिएबल सेपरेबल में लेके आते हैं। ये हो गया dy इक्वल टू माइनस के dx, dx उधर चले गया, इधर पूरा y वेरिएबल है, इधर पूरा x वेरिएबल है क्योंकि k तो क्या है कांस्टेंट है तो इधर वेरिएबल कौन है y और इधर वेरिएबल कौन है x तो दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। सो दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। जब भी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ जाएगा उसके बाद की स्टेप क्या है इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। दोनों साइड का इंटीग्रेशन ले लो तो इंटीग्रेशन dy इक्वल टू माइनस के तो कांस्टेंट है बाहर कर दो dx, dy यहाँ पे 1 है, 1 है मतलब वो किसका है फिर y माइनस के यहाँ पे 1 है, 1 किसका डेरिवेटिव आता है x का और ये क्या हो गया प्लस c। यहाँ पे log c आएगा क्या नहीं, जैसे इधर log c आया था लेकिन यहाँ पे log c नहीं आएगा क्योंकि दोनों में log नहीं है। ओके, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो प्लस हो जाएगा, यानी क्या हो गया के एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड solution. So this is the required solution.
ओके, एकदम सिंपल प्रॉब्लम था ये वाला प्रॉब्लम। समझ गया आपको? फिफ्थ नंबर का प्रॉब्लम क्या था? फिफ्थ नंबर के प्रॉब्लम में जो भी आपको एक्स्ट्रा टर्म है, सबसे पहले क्या किया आपने, एक टर्म को इक्वल टू की उधर भेज दिया, फिर इसमें से जो एक्स्ट्रा टर्म है वो इधर शिफ्ट कर दिया, इसमें की एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया, इंटीग्रेटिंग ले लिया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स दैट इज लॉग ऑफ साइन, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स लॉग ऑफ सेक, फिर लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके क्या किया अपन ने, सॉल्व किया। और प्रॉब्लम नंबर 6 तो एकदम सिंपल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 7 के तरफ। प्रॉब्लम नंबर 7, cos square y upon x dy plus cos square x y dx इक्वल टू 0। प्रॉब्लम पढ़ ले तो पहले में, cos square y dy upon x plus cos square x dx upon y इक्वल टू 0। ये वाले टर्म को इधर ट्रांसफर कर देते अपन, तो क्या बन जाएगा फिर अपना, cos square y upon x dy इक्वल टू माइनस cos square x upon y dx। ये वाली टर्म्स को क्या किया मैंने, इधर ट्रांसफर किया, प्लस है तो क्या हो गया माइनस। अब यहाँ पे देखो ये y यहाँ पे x एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा है उसको इधर ट्रांसफर करेंगे, यहाँ दोनों जगह x है, एक्स्ट्रा कौन है y, तो y को इधर लेके आ जाओ, ये y यहाँ पे आ गया, यानी ये हो गया y इंटू cos स्क्वेयर y dy माइनस ये x यहां पे चलेगा, x इंटू कॉस स्क्वेयर x dx। जो भी एक्स्ट्रा है ना उसको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देना, x एक्स्ट्रा है इधर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में चले गया, ये y एक्स्ट्रा है डिवाइड में तो कहा गया मल्टीप्लाई में आ गया, यानी इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में पूरे वेरिएबल y है और राइट हैंड साइड में पूरे वेरिएबल क्या है, x है। तो ये कौन से फॉर्म में आ गया, left hand side having the y variable, right hand side having the x variable, so it is in the form of variable separable form। So we write this is in variable separable form। और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आने के बाद में क्या करते हैं अपन, फिर इंटीग्रेटिंग। अब ये तो आपको लर्न हो ही गया कि if the problem is in the form of variable separable form, then the next step is integrating both the side। So integrating both the side, इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे तो इंटीग्रेशन y इंटू कॉस स्क्वेयर y dy इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन x कॉस स्क्वेयर x dx। ओके, अब इसको पढ़ा कैसा आपने देख लो, इंटीग्रेशन y इंटू कॉस स्क्वेयर y, मतलब इंटीग्रेंड कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। याद आ रहा, इंटीग्रेशन कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, क्या बोला मैंने, इंटीग्रेशन, एंड ये जो आपका इंटीग्रेंड है, इंटीग्रेंड इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। अब याद करो इंटीग्रेशन में अपने प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे निकाला था, तो वहां पे अपन यूज किया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या यूज किया था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। याद है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? अगर याद नहीं होगा तो वो इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो लेक्चर है वो आप देख लीजिए, तो अपने को ध्यान में आएगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है। क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? सबसे पहले ये देखो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब यूज होता है, व्हेन द इंटीग्रेंड कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। जब इंटीग्रेशन आपके पास में जो इंटीग्रेंड दिया हुआ है उस इंटीग्रेंड में अगर प्रोडक्ट है और उसका इंटीग्रेशन लेना है, तब अपन यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कितने जनों को याद है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला? मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है। ये आपके पास में फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। ओके, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। पहले ये समझ में आने को ना कि व्हाई वी यूज हियर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पे क्यों यूज करना पड़ता है। बिकॉज द इंटीग्रेंड कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, कि ये जो आपको जिसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। तो उसको अपन डेरिवेटिव के साथ सेपरेट नहीं करते। डेरिवेटिव में क्या करते हैं अपन, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, वैसा लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे वैसा होगा नहीं।
प्रोडक्ट अगर दिया हुआ है तो उसके लिए अपने पास में एक स्पेशल फार्मूला दिया हुआ है या स्पेशल रूल दिया हुआ है, दैट इज नोन एज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए क्या है, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। तो क्या है फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट derivatives of first function into integration of second function। ओके फिर से देख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट मींस फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब प्रॉब्लम ये आता है कि कौन से फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन बोलना और किसको सेकंड बोलना। अरे में प्रॉब्लम क्या हो गया कि किसको फर्स्ट बोलेंगे और किसको सेकंड बोलेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के लिए अपने पास में ये फॉर्मूला है LIATE। with the help of this formula we decide which function is the first function and the second one is the any remaining function is the second function। कौन सा फॉर्मूला है, LIATE। L stand for log, inverse, algebraic, trigonometric, exponential। okay, with the help of this formula we decide which function is the first function and second function। okay, log, अब देखिए यहाँ पे log है क्या, नहीं है। I stand for inverse, inverse है क्या, देखो नहीं है। algebraic है क्या, यस ये algebraic है। ये कौन है, trigonometric, cos है ना, तो ये क्या है, trigonometric, ये trigonometric है, ये algebraic है। यानी ये जो है ये आपका हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन और ये क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन। यानी लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है और राइट हैंड साइड में भी आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। समझ में, पार्शियल फ्रैक्शन अलग है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन अलग है, व्हेन द डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर, रिपीटेड लीनियर फैक्टर, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर या प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर एंड अनफैक्टराइज्ड या नॉन फैक्टराइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो अलग है। पार्शियल फ्रैक्शन अलग है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अलग है। तो दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यहाँ पे मैंने आपको एक थोड़ा सा उनका ओवरव्यू करके आपको बता दिया कि कैसे यूज होगा। तो चलिए फिर अभी उस फॉर्मूले को देखते जाते हैं और इनको लिखते जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज होगा, राइट हैंड साइड में भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज होगा। तो चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं, उसको देखते जाते हैं और इसको लिखते जाते हैं। तो क्या है फिर, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। बराबर देख देख के लिखना, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये इंटीग्रेशन का dy, इसका ये dy। ओके, अब ये पूरा काय में है, y में करके क्या आएगा, d अपॉन dy, पूरा y में आएगा और इधर पूरा काय में आएगा, x में आएगा। तो इक्वल टू वाली टर्म में यहां पे नीचे लिखता हूं, माइनस माइनस दे दिया और पूरी टर्म्स काय में लिख देता हूं, ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस साइन आ गया ना, तो पूरी टर्म्स ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। Yes or no? First function into integration of second function minus integration derivatives of first function into integration of second function। ये लेफ्ट हैंड साइड पूरी y में थी, राइट हैंड साइड पूरी काय में आ गई, x में आ गई। ओके, y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x। अब देखिए cos स्क्वायर x किसी का भी डेरिवेटिव नहीं है। अगर यहाँ पे sec स्क्वायर x रहता तो अपन बोलते थे कि sec स्क्वायर x इट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या हो जाता था, tan x होता था। तो यहां पर जो cos स्क्वायर y दिया हुआ है या cos स्क्वायर x दिया हुआ है, ये किसी के भी डेरिवेटिव्स नहीं है। cos स्क्वायर x डेरिवेटिव, हाँ अगर यहाँ पे cos रहता तो अपन बोलते थे इट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin। अगर ये वाली टर्म्स नहीं रहती थी
तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस वाई, कॉस किसका था, साइन का था, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या हो जाता था, साइन हो जाता था। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर होने की वजह से प्रॉब्लम आ गया, स्क्वायर होने की वजह से क्या आ गया, प्रॉब्लम आ गया कि कॉस स्क्वायर वाई किसी का भी डेरिवेटिव नहीं है। कॉस वाई डेरिवेटिव है, कॉस वाई किसका डेरिवेटिव है, साइन वाई का, तो उसका डेरिवेटिव मिलने की वजह से अपन उसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, उसका इंटीग्रेशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉस स्क्वायर वाई है, तो कॉस स्क्वायर वाई किसी का भी डेरिवेटिव नहीं है, तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, पहले अपने को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये जो कॉस स्क्वायर वाई है, कॉस स्क्वायर वाई को ऐसा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कि उसका इंटीग्रेशन अपने को लेते आने को ना। तो अब क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर वाई अपने को लाना है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको लिख के देता हूं, उसका यूज करेंगे। अब आप लोगों के पास में कॉस 2 थीटा की वैल्यू है, कॉस 2 थीटा की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ कॉस, क्या है, कॉस 2 थीटा की वैल्यू 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस 2 थीटा की 4 वैल्यूज अपने पास में, पहली कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर बाद में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और चौथी 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ टी, यानी 10x वाले फॉर्म में वो वैल्यू है। ओके, तो क्या करता, अब ये 1 को इधर ट्रांसफर करूंगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 इसके नीचे आ गया, ये यहाँ पे 2 दे दिया, तो ये 2 इधर से क्या हो गया, गायब हो गया। यानी cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास में, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू दिया हुआ है। अब cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या है, y, तो इसका क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूले के हिसाब से 1 प्लस cos 2y अपॉन 2, चलिए लिख लेते फिर, y इंटीग्रेशन cos स्क्वायर y की जगह ये वाली टर्म्स आ जाएगी, क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2y, थीटा की जगह क्या लिखूंगा, y 2 dy माइनस इंटीग्रेशन, फिलहाल इसको रहने देते हैं, अपन डेरिवेटिव लेते नहीं फिलहाल, नेक्स्ट स्टेप में सब अपन हिसाब करेंगे, dy ऑफ y इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2y अपॉन 2 dy, ये इसका बंद हो गया, और ये dy और आएगा इधर इक्वल टू, इसके भी लिए वैसे ही करेंगे, माइनस x इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x, तो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स ऑफ x इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx। ओके, क्या किया अपन ने कि अपने पास में cos स्क्वायर y जो है, ये cos स्क्वायर y किसी का भी डेरिवेटिव्स नहीं है, तो अपने को इसको इस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा कि ताकि उसका डेरिवेटिव्स अपन ले सकते हैं, यानी वो अगर टर्म्स डेरिवेटिव रहेगी तो उसका इंटीग्रेशन कैसा है, पॉसिबल है। तो इसीलिए मैंने cos 2 थीटा पे से ये मेरे हाथ में cos 2 थीटा की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ cos, उसको लिया, तो cos स्क्वायर थीटा पे से मैंने इनकी वैल्यू लिख दिया। अब क्या करना है मुझे, इसको जितना इसको अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना अच्छी तरीके से पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। आप इसको यहाँ तक नोट डाउन करो, ये पार्ट में इरेज कर दे तो आपको समझ में आ गया ये किस तरह निकाला करके, सिंस करके यहाँ पे ये जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला यहाँ पे लिख देना, वो पार्ट इरेज करता हूं और फिर आगे प्रॉब्लम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चले फिर अब आगे सॉल्व करते हैं अपन। ओके, इसमें क्या करेंगे अपन, देखिए इंटीग्रेशन है, ये 1/2 को बाहर ले लूंगा, फिर इंटीग्रेशन किसका रहेगा, 1 प्लस cos 2y, और 1 प्लस cos 2y को भी क्या कर देंगे अपन, सेपरेट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले वाले टर्म्स की अपन बात कर लेते हैं। तो पहले वाले टर्म्स में मेरा उसमें y 1/2 बाहर आ गया, यानी वो हो गया y/2, ये 2 बाहर आ जाएगा ना, 2 बाहर आके क्या बन जाएगा, 1/2 मतलब y/2। फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, इसकी बात कर रहे हैं अपन, इसको सेपरेट कर लेते हैं, इसको सेपरेट करेंगे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 dy, इंटीग्रेशन 1 dy प्लस इंटीग्रेशन cos 2y dy, ये हो गया, इस टर्म की बात किया। ये वाली जो सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म की बात क्या हो गई, 2 नीचे आ गया था y/2, फिर इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2y, तो इंटीग्रेशन 1 dy
प्लस इंटीग्रेशन कॉस 2y dy, ये इसकी बात हो गई, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ y इज 1, तो 1 लिख के कोई मतलब नहीं है, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म्स रहेगी, यानी ये जो आपके हाथ में टर्म्स आ गई, ये पूरा टर्म्स कितना देगा आपको, 1 देगा। तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन अब इसका हो गया 1, चाहे तो आप लिख लो नहीं तो और कंफ्यूज कर दोगे आप, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे 1 ले लिया, फिर से ये 1/2 बाहर आ गया, ये 1/2 बाहर आ गया, फिर इनका इंटीग्रेशन लेना है, तो उस तरीके से जिस तरीके से इसको किया था उसी तरीके से इंटीग्रेशन, इसका कितना आ गया 1, ये बाहर आ गया, तो 1 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन अब इसको क्या करना पड़ेगा, पहले सेपरेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन 1 dy प्लस इंटीग्रेशन कॉस 2y dy, इनको सेपरेट कर दिया, ये यहां से बंद हो गया, ये इसके साथ में बंद हो गया, और इस इंटीग्रेशन का क्या रहेगा, यहाँ पे dy रहेगा, देख लीजिए एक बार बराबर है ना, कुछ भी छूटने को नहीं होना। अभी तक मैंने इंटीग्रेशन लिया नहीं, क्या किया मैंने, इसको सिर्फ सेपरेट किया, इसका डेरिवेटिव लिया, इसका डेरिवेटिव कितना आ गया था, 1 आ गया था, तो इंटीग्रेशन 1, फिर ये 1/2 बाहर ले लिया, 1/2 इंटीग्रेशन ये वाली टर्म्स, और ये वाली टर्म को क्या किया मैंने, सिर्फ सेपरेट किया, यानी ये इंटीग्रेशन dy यहाँ पे आया हुआ है, और इसका जो है इंटीग्रेशन साइन कितने बार देखो, ये इसके साथ में गया, ये इसके साथ में गया, और ये इसका dy इक्वल टू, यहां पे लिख देता हूं इक्वल टू माइनस, ओके। अब जिस तरीके से मैंने y को लिखा वैसा ही क्या करना है मुझे, x को लिखना है, क्योंकि टर्म तो सेम है, सेम टर्म जो है वो सब कैसी है, सेम है ना, तो ओनली दिस y इज रिप्लेस बाय x, तो बस वैसे ही लिख देता हूं, फिर उसको देख देख के x/2 इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन 1 dx इंटीग्रेशन cos 2x dx ब्रैकेट क्लोज इंटीग्रेशन 1 इंटू 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx इंटीग्रेशन cos 2x dx, और ये ब्रैकेट क्लोज, ये वाला ब्रैकेट, ओके। तो चलिए फिर अब सॉल्व करने का बाकी रह गया, और अपना y/2 इन ब्रैकेट 1 बोले तो क्या हो गया y प्लस cos f of x, तो पहले ये देख लो cos किसका इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रेशन cos किसका है, साइन का है, इंटीग्रेशन ऑफ cos किसका डेरिवेटिव है, साइन का डेरिवेटिव है, करके इंटीग्रेशन ऑफ cos क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, लेकिन ये cos f of x है, तो वो क्या हो जाएगा, साइन f of x अपॉन f डैश x, मतलब साइन f of y अपॉन f डैश y, ये हो गया यहां तक, ये ब्रैकेट बंद कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन, यस और नो, y हो गया cos f of x, cos किसका डेरिवेटिव है, साइन का, तो cos f of x क्या हो जाएगा, साइन f of x, अब यहाँ पे y है तो साइन f of y, और उसका डेरिवेटिव इंटू 1/2, फिर ब्रैकेट में क्या क्या है वो लिख डालो, ब्रैकेट में क्या है, यहाँ पे वही आएगी टर्म्स, कौन थी, y प्लस cos f of y, so that is sin f of y अपॉन f डैश y, ये क्लोज हो गया, और इधर कितना आ गया dy, कितना आ गया इधर dy इक्वल टू, इनका लिख दिया ना, ये टर्म्स यहां पे लिख दिया, ये वाली टर्म्स यहां पे लिख दिया, अभी भी इंटीग्रेशन उनका बाकी ही रखा है। चलो माइनस जैसा इसका है वैसा ही किसका आ जाएगा, x का आएगा, तो बस इसको देख देख लिखते रहो, x/2 इन ब्रैकेट x प्लस साइन 2x/2 माइनस इंटीग्रेशन 1/2 x प्लस वेरिएबल बराबर देखना साइन 2x/2 इंटू dx, और ये क्या कर दिया मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, ओके। फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं, y/2 इन ब्रैकेट y प्लस साइन 2y/2 माइनस 1/2, कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे अपन, तो 1 माइनस 1/2 इसके साथ में आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन y dy, इंटीग्रेशन y dy, 1/2 दोनों को मल्टीप्लाई, माइनस इंटू प्लस माइनस,
1/2 इंटू 1/2 ये हो गया 1/4 इंटीग्रेशन 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 1y/2 मिल गया, इंटीग्रेशन के बाहर हो गया। ओके, ये 1/2 इसको भी रहेगा तो 1/4 हो जाएगा क्योंकि ये इसके साथ में चिपक जाएगा तो 1/4 इंटीग्रेशन sin 2y dy। ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि अपन ने क्या कर दिया, उसको सेपरेट कर दिया। इक्वल टू, चलो उसको देख देख के ही मैं x का लिखूंगा तो x/2 इन ब्रैकेट x प्लस sin 2x/2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन x dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन sin 2x dy और ये dx और ये ब्रैकेट क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ओके, क्या क्या मिला मुझे देख लेते हैं आप। अब ये हो गया y/2, ये वाला जो इक्वल टू है ना, ये इधर का है, इसका नहीं है। y/2 इन ब्रैकेट y प्लस, प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंदी है, 2y/2, अगर कॉन्सेंट्रेशन नहीं रखोगे तो 100% गलत करोगे, माइनस 1/2। y का इंटीग्रेशन कितना होता है, y²/2, जैसे x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2, वैसे y का y²/2। ओके, माइनस 1/4 साइन आ गया यहाँ पे, साइन किसका इंटीग्रेशन है, माइनस कॉस का, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस f(y) अपॉन f डैश, ठीक है, साइन f(x), साइन किसका डेरिवेटिव है, माइनस कॉस का, तो माइनस कॉस साइन f(y), तो माइनस कॉस f(y) अपॉन f डैश y। इसको देख के ही x का बना लेते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा, x/2 इन ब्रैकेट x प्लस साइन ट्वाइस x/2 माइनस 1/2 x²/2 माइनस 1/4 माइनस कॉस 2x/2 और ये इसका हो गया क्लोज। है ना, पहले अच्छे तरीके से देख लो आप इसको, फिर आप इसको नोट डाउन करो। ओके, फिर इधर का पार्ट इरेज करके इसके आगे का क्या करते हैं अपन, सॉल्व करेंगे। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। y/2 से मल्टीप्लाई कर दो, y/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y²/2 प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y साइन 2y अपॉन 2 जा कितना हो गया 4 माइनस y²/4 माइनस इंटू माइनस प्लस cos 2y अपॉन 4 जा कितना हो गया 8। ओके, इसको देख के ही मैं इसका लिखूंगा, अभी तक अपन वैसे ही करते आ रहे ना। सो दैट इज इक्वल टू माइनस x²/2 प्लस x साइन 2x/4 माइनस x²/4 प्लस cos 2x/8 बराबर लिखा कि नहीं, एक बार चेक कर लो। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा y²/2, इसको मल्टीप्लाई किया y इंटू साइन 2y/4 माइनस y²/4 माइनस माइनस प्लस cos 2y/8। इसको देखिए ये बराबर लिखा x²/2 x साइन 2x4 माइनस x²/4 प्लस cos 2x/8। ओके, y²/2 माइनस y²/4 कितना बन जाएगा, y²/2 माइनस y²/4। इसको अगर मैं डिनोमिनेटर सेम कर दूं तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो इधर 2 आ जाएगा, यानी क्या बनेगा, इसको इधर सॉल्व करके देख लेते हैं अपन रफ। इसमें क्या है, y²/2 माइनस y²/4, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 4 आ गया, 2y² माइनस y² दैट इज नथिंग बट y²/4। क्या मिल जाएगा अपने को, y²/4। तो ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स मिलके लिख देता हूं मैं y²/4,
ये बन गया मेरा वाई स्क्वेयर अपॉन 4 प्लस वाई साइन 2y अपॉन 4 प्लस कॉस 2y अपॉन 8 इक्वल टू माइनस, इसको ही देख के नीचे वाली टर्म्स एक्स स्क्वेयर अपॉन 4 प्लस एक्स साइन 2x अपॉन 4 प्लस कॉस 2x अपॉन 8। यस और नो? ओके, चलिए और क्या कर सकते हैं वो अपन देखिए। सभी जगह 4 दिख रहा है, यहाँ पे 8 दिख रहा है, यहाँ पे 8 दिख रहा है, तो क्या करते हैं सबसे पहले अपन ये जो दोनों साइड है, ये दोनों साइड को 8 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 8, ये वाली साइड, ये राइट लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, तो दोनों साइड को 8 से क्या कर देते अपन, मल्टीप्लाई कर देते। मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 8, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 2 आ जाएगा, यानी ये हो गया 2y स्क्वेयर प्लस इधर भी 2 आ जाएगा 2y साइन 2y प्लस कॉस 2y इक्वल टू 8 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 2x स्क्वेयर प्लस ट्वाइस एक्स साइन ट्वाइस एक्स प्लस कॉस ट्वाइस एक्स। ओके, अब क्या करेंगे, ये वाली जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं, यानी ये माइनस है तो पूरा क्या हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा। यानी अब अपना इक्वेशन बन गया 2y स्क्वेयर प्लस ट्वाइस y साइन 2y प्लस कॉस 2y, ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो क्या रहेगी टर्म में प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 2x साइन 2x प्लस कॉस 2x प्लस कॉस 2x। ओके, अब क्या क्या कॉमन निकलता वो देख लो। इक्वल टू क्या रहेगा, इधर 0 रहेगा, इक्वल टू 0 रहेगा। ओके, चलिए अब ये वाली टर्म्स और ये वाले टर्म में से 2 कॉमन निकाल लो, तो 2 कॉमन निकल गया तो ये हो गया वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। ये वाले टर्म की बात करते हैं अपन, यहां से भी 2 बार निकाल लिया तो क्या हो गया वाई साइन 2y, वाई साइन 2y प्लस एक्स साइन 2x, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकलता तो प्लस कॉस 2y प्लस कॉस 2x इक्वल टू 0। अब x वाली टर्म पहले लिख लो तो भी चलेगा, ये भी आपका सॉल्यूशन हो गया। x वाली टर्म आपने पहले लिखा तो भी चलेगा, यहां पे क्या लिखते थे अपन, दिस इज द रिक्वायर्ड solution, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अच्छी तरीके से एक बार देख लो, आया सबके ध्यान में? एकदम प्रॉब्लम सिंपल है, लेकिन कैसा है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अपने को 2 बार यूज करना पड़ा, और फिर ये थोड़ा सा कैलकुलेशन अपने को समझना है तो पहले क्या करना, y को कर लेने का, और y को देख देख के किसका लिखने का, x को, y को लिखा फिर उसको देख के किसका सॉल्व किया, x को, माइनस साइन हमेशा कैरी ऑन ही करते रहना। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या अप्लाई किया अपन इसके अंदर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्यों अपना करना पड़ा अपने को, क्योंकि आपका जो इंटीग्रेंट था वो क्या था, प्रोडक्ट के फॉर्म में था। ओके, तो उसके लिए अपने को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ा। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और वो लेके फिर अपने फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के लिए रूल है LIAT वो यूज किया, और फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेने के बाद में उसको धीरे धीरे अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम पूरे कॉन्सेंट्रेशन से आपको करना है, थोड़ा सा अगर आपका ध्यान इधर उधर हो गया तो आपका आंसर 100% क्या होगा, गलत होगा। ये आपका फाइनल आंसर है। अगर आपको लगता है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले लाना है तो आप एक्स स्क्वायर पहले लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फिर अब चलेंगे अपन प्रॉब्लम नंबर, ये कौन सा था अपना प्रॉब्लम नंबर, ये 7 वाला था। अब आएंगे अपन प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ। y क्यूब माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू
एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स, ये वाली टर्म को इधर ट्रांसफर कर देता हूं तो क्या हो जाएगा वाई क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं तो वाई क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 इन ब्रैकेट डी वाई बाई डी एक्स, इधर पूरा x वाला कार्यक्रम रखेंगे और इधर पूरा क्या करेंगे y वाला कार्यक्रम लेके आ जाएंगे, क्योंकि यहां पर x है ना, y एक्स्ट्रा है तो लेके आ जाओ y को इधर, y इधर लेके आए तो क्या हो गया वाई क्यूब अपॉन डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन डी एक्स, इनवर्ट इंटू लगा दो, इनवर्ट इंटू लगा दिया तो क्या हो गया डी वाई अपॉन वाई क्यूब इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1, यहां पे y वेरिएबल है, इधर x वेरिएबल है, लेफ्ट हैंड साइड में पूरे वेरिएबल y है, राइट हैंड साइड में x है, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया, तो दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, दोनों साइड को इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dy अपॉन वाई क्यूब इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1, y ऊपर लेके आ जाएंगे, y अगर ऊपर चले गया तो क्या हो गया इंटीग्रेशन y रेज टू द पावर माइनस 3dy इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, अब इसका इंटीग्रेशन लेना है अपने को, तो अपने पास में x रेज टू द पावर n का फॉर्मूला है ना, तो वही फॉर्मूला यूज होगा, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 x रेज टू द पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n मतलब y रेज टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा y रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसके डेरिवेटिव में आता है tan के डेरिवेटिव में आता है, सॉरी tan इनवर्स के डेरिवेटिव में आता है, तो वो क्या हो जाएगा फिर tan इनवर्स x प्लस c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट 1 upon 1 plus x square, it is the derivative of tan inverse, so integration of this term is tan inverse x plus c, तो ये हो गया मेरे पास में y रेज टू द पावर माइनस 2, नीचे आ गया माइनस 2 इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c, ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी, माइनस यहाँ दे दिया, ये हो गया 1 अपॉन 2, ये हो गया 1 अपॉन वाई स्क्वेयर इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c, so minus 1 upon 2y square equal to tan inverse x plus c, ऐसा भी लिखा तो चलेगा, मल्टीप्लाई कर दिया तो भी चलेगा, इस टर्म को आप इधर लेके आओ तो भी कोई फर्क नहीं गिरेगा, अगर मैं इसको इधर लेके आया तो क्या हो गया माइनस 1 अपॉन 2y स्क्वेयर माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू c, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो 1 अपॉन ट्वाइस y स्क्वेयर प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू माइनस c, ये हो गया 1 अपॉन 2 टाइम्स y स्क्वेयर प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू c डैश sin c डैश इक्वल टू माइनस c, ये आपका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया, सो दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, एकदम सिंपल प्रॉब्लम था, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्या किया अपन ने dy को उधर ट्रांसफर कर दिया, इस साइड में ट्रांसफर कॉमन निकाला, कॉमन निकालने के बाद वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया, इंटीग्रेशन किया और इंटीग्रेशन के रूल अप्लाई करके अपन उसको क्या किया सॉल्व किया, नोट डाउन कर लो, फिर चलेंगे अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 9, 2 इंटू ई रेज टू द पावर एक्स प्लस 2y dx माइनस 3 dy इक्वल टू 0, dy को ट्रांसफर कर देते हैं, सो 2 e रेज टू द पावर x प्लस 2y dx इक्वल टू 3 टाइम्स dy, इसको सेपरेट कर दो, 2 इंटू e रेज टू द पावर x इंटू e रेज टू द पावर 2y dx इक्वल टू 3 टाइम्स dy, बेस सेम है, पावर का एडिशन होता, कौन एक्स्ट्रा है e रेज टू द पावर 2y एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये सब x वाला टर्म है, ये एक्स्ट्रा है तो इसको इधर भेज दो,
and a 2 into e raised to the power x dx equal to 3 upon e raised to the power 2y dy. यहां पे मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में चले गया, फिर इसको ऊपर लेके आ जाओ, 2 इंटू ई रेस टू द पावर x dx इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस 2y, 3 यहां लगा देता हूं, इंटू dy, 3 1 अपॉन दिस टर्म तो ई रेस टू द माइनस 2y. अब ये वेरिएबल सेपरेबल में आ गया क्योंकि इधर कौन है, वेरिएबल x है, उधर वेरिएबल y है, तो दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे अपन, 2 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ई रेस टू द पावर x dx इक्वल टू 3 कांस्टेंट है बाहर आ गया, ई रेस टू द पावर माइनस 2y dy. सो ई रेस टू द पावर x का इंटीग्रेशन ई रेस टू द पावर x, 3 ई रेस टू द पावर f ऑफ y, तो ई रेस टू द पावर f ऑफ y अपॉन f डैश y प्लस सी, माइनस 2 यहां लगा दिया, ये माइनस यहां पे आ जाएगा, माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4 ई रेस टू द पावर x इक्वल टू 3 ई रेस टू द पावर माइनस 2y, माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं बोथ द साइड को, ये माइनस 4 ई रेस टू द पावर, ये माइनस 2 कट गया, 3 इंटू ई रेस टू माइनस 2y माइनस ट्वाइस सी, माइनस क्या हो जाएगा, ट्वाइस सी. इसको इधर लेके आ जाओ, माइनस 4 ई रेस टू द पावर x माइनस 3 ई रेस टू द पावर माइनस 2y माइनस ट्वाइस सी. माइनस को गायब कर दो, माइनस गायब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू ई रेस टू द पावर x प्लस 3 इंटू ई रेस टू द पावर माइनस 2y इक्वल टू ट्वाइस सी. बराबर कर रहा हूं ना, ये माइनस 2 से कर दिया तो माइनस 4 आ गया, ये 3 आ गया, ये माइनस 2c आ गया, माइनस से मैंने क्या किया, उन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर अब क्या रहेगा आपके पास में, इसके लिए सी डैश लिख डालो, 4 इंटू ई रेस टू द पावर x, 3 इंटू ई रेस टू द पावर माइनस y 2y सी डैश, सिंस सी डैश इक्वल टू ट्वाइस सी. दिया आपका सॉल्यूशन. सो दिस इज द रिक्वायर्ड, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. ओके, चलिए अब चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 10 की तरफ. प्रॉब्लम नंबर 10 आपको क्या दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू द पावर x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वेयर ई रेस टू द पावर y. चलिए पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. अपने को कोई भी हालत में कहां लाना है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना है, तो ई रेस टू द पावर x इंटू ई रेस टू द पावर y, बेस सेम पावर का एडिशन, प्लस एक्स स्क्वेयर ई रेस टू द पावर y. ये हो गया आपके पास में dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू ई रेस टू द पावर y. टेक आउट द ई रेस टू द पावर y एज अ कॉमन, इसको इधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, ये हो गया dy अपॉन ई रेस टू द पावर y, ई रेस टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू dx. ओके, इसको ऊपर लेके चले जाते हैं हमेशा की तरह, ई रेस टू द पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल टू ई रेस टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वेयर dx. y वेरिएबल, x वेरिएबल, सो इट इज, this is in variable separable form, this is in variable separable form. तो क्या करते फिर अपन उसके बाद में, इंटीग्रेटिंग. ये तो पता ही ना कि इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, क्या हो जाएगा फिर, इंटीग्रेशन ई रेस टू द पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल टू, इंटीग्रेशन दोनों का इंटीग्रेशन लेना है, सेपरेट कर दो, इंटीग्रेशन ई रेस टू द पावर x dx
प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx e raised to the power f of y e raised to the power f of y upon derivatives of f of y. So that is equal to e raised to the power x plus x cube upon 3 plus c. e raised to the power x का इंटीग्रेशन e raised to the power और x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3. ये हो गया माइनस e raised to the power माइनस y e raised to the power x x क्यूब अपॉन 3 प्लस c. इसको इधर लेके आओ या इसको इधर लेके आओ, वन एंड द सेम थिंग. बोलिए क्या करते, इसको इधर ले लेते. चलो इसको इधर लिख लिया तो क्या हो जाएगा, फिर ये माइनस से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा. माइनस e raised to the power x माइनस x क्यूब अपॉन 3 माइनस e raised to the power माइनस y इक्वल टू c. माइनस से मल्टीप्लाई करो e raised to the power x, स्टेप बाय स्टेप चलने का, x क्यूब अपॉन 3 प्लस e raised to the power माइनस माइनस c. अब 3 से भी मल्टीप्लाई कर दो अगर आपकी इच्छा है तो. 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 e raised to the power x x क्यूब प्लस 3 e raised to the power माइनस y इक्वल टू माइनस 3c. सो 3 e raised to the power x plus x cube plus 3 e raised to the power minus y c dash. Since c dash equal to minus 3 times c, ये आपका क्या हो गया, solution. तो this is the required solution. इधर में एकदम सिंपल प्रॉब्लम था. क्या किया इसके अंदर अपन ने, इसको पहले मैंने सेपरेट कर दिया, बेस से मैं पावर का एडिशन कर दिया, e रेज टू द पावर y कॉमन निकाल लिया, फिर इसको इधर ट्रांसफर किया, इसको इधर ट्रांसफर किया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेके आने में क्या किया अपन ने, इंटीग्रेशन किया. आई बात ध्यान में. ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 10. ओके, समझ में आ रहे पूरे प्रॉब्लम. तो इस तरीके से अपन ने एक्सरसाइज 6.3 उसमें का क्वेश्चन नंबर 2 क्या किया, कंप्लीट किया. टोटल इसमें कितने प्रॉब्लम थे, 10 प्रॉब्लम थे अपने पास में. 10 के 10 प्रॉब्लम मैंने आपको सॉल्व करके दिए. सभी प्रॉब्लम एकदम आसान थे. सॉल्व करने का तरीका क्या था कि आपको जो भी उसने डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना है. वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना है मतलब लेफ्ट हैंड साइड में एक तो पूरा एक्स वेरिएबल होना चाहिए या पूरा y वेरिएबल होना चाहिए. दो टर्म रहेंगे आपकी, एक टर्म पूरा x वेरिएबल से रहेगा, दूसरा टर्म पूरा y वेरिएबल से रहेगा. और फिर उसके बाद में क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आने के बाद में फिर आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है. और जिस तरीके से अपने इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसी तरीके से अपने को क्या करना है, उसको सॉल्व करना है. सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि वो किसका डेरिवेटिव है, उस डेरिवेटिव के हिसाब से उसका इंटीग्रेशन अपन को आसानी से लिखते आता है. ये पूरे 10 प्रॉब्लम में से सिर्फ प्रॉब्लम नंबर 7 वाला जो था वो जिसके अंदर अपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज किया वही एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट वाला था. कॉम्प्लिकेट वाला था इन द सेंस ऐसा बोलेंगे कि उसको थोड़ा सा लेंथी था. बाकी तो जितने भी प्रॉब्लम थे वो सभी प्रॉब्लम कैसे थे, आसान थे. आपको दूसरी बात क्या ध्यान बनाया कि जो एक्स्ट्रा टर्म है वो एक्स्ट्रा टर्म को क्या करना, हमेशा ट्रांसफर करना. जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा कौन था, e रेज टू द पावर y था, उसको इधर भेज दिया. इसमें एक्स्ट्रा कौन है, dx, उसको इधर भेज दिया. जो भी एक्स्ट्रा टर्म्स जो आती है उसको क्या करेंगे अपन, उसको दोनों तरफ सेपरेट कर देंगे. तो ये अगर आप लॉजिक ध्यान में रखोगे तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई भी परेशानी जाएगी नहीं. तो अगर आपको ये लेक्चर अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए. फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यही एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ में. तब तक के बाय.